नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको हिंदी व्याकरण में जो भी हर टॉपिक के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो टॉपिक हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। सारे लोगों के कमेंट्स मैं बराबर पढ़ रहा हूं। आपने यूपी जीके और यूपी करेंट्स का भी एक वीडियो मांगा है टॉपिक्स का, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। नोट्स भी, टॉपिक की वीडियो भी। ठीक। आज का जो डिस्कशन है वो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपने हिंदी व्याकरण बहुत डीपली पढ़ ली है, अच्छी बात है, मैं उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सही है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बेसिक व्याकरण जो होता है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, उन पे गौर करना है आपको। ठीक। आपको क्या करना है कि जो भी मैं इस वीडियो में टॉपिक्स बता रहा हूँ उन्हें एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। मेरा जो मानना है, मेरा आकलन है, आपको व्याकरण के प्रश्न इन्हीं जगह से देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो टॉपिक आप अपनी कॉपी पे मार्क कर लें, लिख लें कि मुझे इस फलाने चैप्टर में, इस टॉपिक में मुझे ये पॉइंट्स अपने क्लियर करने हैं। ठीक साहब। तो आपको बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी टॉपिक से मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण हैं। उससे ज़्यादा आपका मन है पढ़ने का तो मैं रोक नहीं रहा, आपका मन है आप खूब पढ़ें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में वो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है साहब। चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं, व्याकरण के टॉपिक हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, वाक्य, है ना, इन सभी टॉपिकों के शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। ये आपकी कॉपी पे नोट होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लगातार 18 में, 19 में और आपका जो अभी 6 महीने पेपर हुआ है उसकी एक शिफ्ट में शब्दों के अर्थ उसने पूछे हैं। तो ये आपकी कॉपी पे मेंशन होने चाहिए। ठीक है। सारे टॉपिकों के जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो मेंशन होने चाहिए। नहीं हो तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें पहले पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप नोट कर लें कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हमें पता होने चाहिए। ठीक। तो अब वीडियो में अपना आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, वर्णमाला जब आप पढ़ें तो वर्णमाला में आपके पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखें। मैं सिर्फ पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये चीज़ें एटलीस्ट कम से कम आपको आनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप कुछ भी पढ़ लेते हैं, ये आपका मन है, आपकी इच्छा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। पढ़ लेंगे तो अच्छा है। देखो, वर्णमाला में हमें पता होना चाहिए कि साहब वर्ड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। स्वर, व्यंजन, अयोगवा, 3 प्रकार के। उसमें भी जैसे मान के चलो, स्वरों में आपको क्या ध्यान रखना है, स्वरों में सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं ना 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, बस ये पढ़ने हैं, सिर्फ यही पढ़ने हैं। बाद बाकी आपके और होते हैं, होठों की आकृति के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, वो नहीं पढ़ने हैं। उन पर इतना गौर नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब उन पर इतना गौर नहीं करना है। पढ़ लीजिए, आपका मन है, मैं रोक तो सकता नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन इन पर गौर ज़्यादा करें, ये आपको याद होने चाहिए। व्यंजन में आएंगे तो उनके प्रकार जो 5 होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। पांचों प्रकार के व्यंजन में कौन सा वर्ड कौन सा व्यंजन में आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। और क्या पता होने चाहिए, जैसे कि आपको पता है स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन होते हैं। इन सभी व्यंजन वर्णों के या स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ जो अगला है वर्णमाला में ये है उच्चारण स्थान। जितने भी आपने वर्ड पढ़े हैं, चाहे स्वरों में चाहे व्यंजन में, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपको आने चाहिए। ठीक है। उच्चारण स्थान से प्रश्न रहता है। बाद बाकी जो फैक्ट हैं, लुंठित लुंठित वर्ड क्या होते हैं, पार्श्विक वर्ड, अर्धस्वर, ये आपको पता होने चाहिए। और आपको आना चाहिए वर्णमाला में किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करना, किसी भी शब्द को वर्णों में तोड़ना,
ये आपको आना चाहिए। आप कहीं यूट्यूब से देख लो, किसी टीचर ने पढ़ाया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ाया हो तो कहीं यूट्यूब से देख लें आप। ठीक, चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। अब इसमें आता है वर्णमाला में एक ये चीज आ जाती है, क्या सर अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं? आप पढ़ लें कौन कौन से वर्ड अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं, कौन से अल्पप्राण महाप्राण, एक बार नजर डाल लें, याद कर लें। ठीक है, अभी तक जो मैंने देखा है चीजें बहुत कम, ना के बराबर प्रश्न आया ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, बार बार अल्प प्राण महाप्राण सघोष अघोष को रिवीजन कर रहे हैं, देख लें क्या होते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार अपने नजरों में डाल लें, वरना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ करने की जरूरत है नहीं। फिर आपका मन है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं संधि। संधि शब्द को जब पढ़ेंगे मैं फिर बार बार एक ही चीज मैंने अपनी वीडियो में फोकस कराई है, बेसिक जिसका जितना अच्छा क्लियर होगा वो अच्छा स्कोर करेगा, बेसिक चीजें ज्यादा आती हैं। और फिर कह रहा हूँ शब्दों के अर्थ भैया प्लीज नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी शब्द का अर्थ पूछ सकता है टॉपिकों में। संधि का आपसे अर्थ पूछ सकता है, क्या होता है ये पूछ सकता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, संधि शब्द का विलोम पूछ सकता है, शब्दावली का टॉपिक हो जाएगा, संधि शब्द में लिंग कौन सा है ये पूछ सकता है, और जो महत्वपूर्ण चीज है संधि में वो है सबसे ज्यादा स्वर संधि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आपके पॉइंट व्यू से जो भी स्वर संधि के प्रकार हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए। व्यंजन संधि विसर्ग संधि एक बार देख लेना, दो दो तीन तीन नियम जो महत्वपूर्ण हैं इनके वही देख लेना। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या है, नियम है। तो ये नहीं होना चाहिए कि व्यंजन संधि के आप 15-15 नियम पढ़ने बैठ गए। जो भी इसके 3 या 4 जो आपको महत्वपूर्ण नियम लगते हैं वही देख लो, और विसर्ग संधि के काफी हैं, क्योंकि आपको पता है कि शब्द आने हैं और शब्द का या तो विक्षेप पूछ लेगा या संधि पूछ लेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण यही है स्वर संधि, और बेसिक आपको आना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं, संधि के बाद आता है समास। समास का अर्थ आना चाहिए, समास शब्द का विलोम क्या होता है, उल्टा व्यास, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। समास के प्रकार करते कितने होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। और समास में मेरे हिसाब से सारे जितने भी आपके 4-5 प्रकार के हैं समास, वो सभी आपके महत्वपूर्ण हैं, सबको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, समास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कम है, समास में लगभग सारे ही महत्वपूर्ण है, सबको अच्छे से पढ़िए, बेसिक अच्छे से पढ़ते रहिए। समास के बाद आ जाते हैं संज्ञा शब्द पे। 2019 आपको पता है संज्ञा शब्द का अर्थ पूछा गया था, क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, तो ये नोट करते चलें, संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है, संज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी, संज्ञा शब्द विकारी है या अविकारी है ये पता होना चाहिए आपको, मतलब बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट आपका जितना अच्छा होगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। पूरी व्याकरण जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक सारे क्लियर कर लें तो लगभग मान के चलिए जो भी आपके 12 प्रश्न 13 प्रश्न जो भी आएंगे आपके व्याकरण के लगभग हो ही जाएंगे सारे। ठीक, प्रकार में आपको व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। पांचों प्रकार बहुत जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को देख लें। और इम्पोर्टेंट में इसमें भी मैं मानता हूं कि भाववाचक संज्ञा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको अच्छे से देख लें, कौन कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं या भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ठीक, चलिए संज्ञा के बाद आ जाते हैं अपना सर्वनाम पे। ये भी प्रश्न आया था, है ना, ये भी प्रश्न आपका 2019 की एक शिफ्ट में पूछा गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अर्थ पूछा है। और ये जो सर्व संज्ञा शब्द है ये इसमें आपका यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है ना। सर्व संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है। तो ये सर्वनाम ही आपकी क्या है, सर्व संज्ञा है, ये चीज ध्यान रखेंगे। शब्द कौन सा है, विकारी प्रकार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बेसिक पार्ट है, और उसमें भी सर्वनाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है भैया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, संख्या में 11, कौन कौन से होते हैं उनको देख लें, क्योंकि प्रश्न मेरे हिसाब से ये आ सकता है कि आपको सर्वनाम दे दिए जाएंगे 4, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें कौन सा मूल सर्वनाम है। 3 आपके यौगिक सर्वनाम हो सकते हैं, एक उसमें आपका मूल सर्वनाम होगा। ठीक है, और आपको इसमें अगर प्रकारों में जाना है तो पुरुषवाचक और निजवाचक को अच्छे से देख लें। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
अब आते हैं विशेषण पे। विशेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है, विशेषण का अर्थ आपको आना चाहिए, विशेष क्या होता है ये आना चाहिए, प्रविशेषण क्या होता है ये आना चाहिए, प्रकार में आपको संख्या पता होनी चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। और मुझे ये लगता है कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपकी इच्छा, फिर आपका मन, जैसी आपकी श्रद्धा। आप चाहते हैं कि नहीं साहब हमें उनके प्रकारों में भी बहुत अच्छे से घुसना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक से जस्ट 10 सेकंड का समय लूंगा। चलिए ठीक, और इसके बाद हम आते हैं क्रिया विशेषण पे। क्रिया विशेषण में आप इनके प्रकार देख लीजिए, संख्या कितनी होती है, बाद बाकी वाक्य प्रयोग में कोई शब्द पूछ लिया जाएगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है मेरे नजरिए से। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्रिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया। क्रिया में आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्रिया का अर्थ, क्रिया के प्रकार, और उसके बाद ये बेसिक पार्ट जो होता है इसका, कौन सा नाम धातु होता है, क्या प्रेरणार्थक होती है, क्या संयुक्त क्रिया। 3 पार्ट इनको बहुत अच्छे से देखें। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता दे रहा हूँ भैया, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लें। प्रेरणार्थक क्रिया, किसी भी वाक्य को देखकर प्रेरणार्थक क्रिया पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसको देख लें क्या सकर्मक क्रिया होती है, क्या कर्मक होती है, देख लें जर्नली, या तो उसको प्रकार पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं बनते हैं सकर्मक और कर्मक के। बेसिक पार्ट या प्रेरणार्थक या नाम धातु या संयुक्त, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि प्रश्न सकर्मक और अकर्मक से आ जाए, मैं मना नहीं करता, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और फिर विराम चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी आए। डायरेक्ट आपसे चिन्ह पूछ ले या आपको वाक्य प्रयोग में देकर पूछ ले, वाक्य दे सकता है आपको, और वाक्य देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन से इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कौन से विराम चिन्ह का। सारे विराम चिन्ह जो भी आप पढ़ लें, 12 तरीके के, 13 14 जो भी आपकी कॉपी में नोट हो, सारे आने चाहिए। ठीक है, विराम चिन्ह से प्रश्न होगा ही होगा। उपसर्ग प्रत्यय में आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय में आपको संख्या पता नहीं होनी चाहिए कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, संस्कृत में कितनी है, अंग्रेजी कितनी है। या फिर आपको क्या पूछ लिया जाता है, आपको ये पूछ लिया जाता है, कोई शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द में या तो ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना, उपसर्ग निकाल दिया जाएगा। या ये पूछ सकता है कि कौन सी भाषा का उपसर्ग है, या ये पूछ सकता है कि किसी भी संख्या किसी भी शब्द में कितने, संख्या पूछ सकता है कितने उपसर्ग हैं। तो ऐसे कई शब्द होते हैं जिसमें 2 उपसर्ग भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो 2 शब्दों वाले जो उपसर्ग होते हैं, 2 उपसर्ग से बने जो शब्द होते हैं उनको बहुत अच्छे से देख लें, है ना, कि कोई शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है कि नहीं। प्रत्यय, प्रत्यय में आपको डायरेक्ट शब्द देके प्रत्यय ही पूछ सकता है कि बताइए इस शब्द में क्या प्रत्यय शब्दांश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय में मैं आपसे यही कहूंगा, अव्यय में आप निपात को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, निपात का अर्थ पढ़ लो क्या होता है, और निपात के जो भी शब्द या शब्दांश रहते हैं उनको देख लें, निपात में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, अब आते हैं काल। भैया बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आप सभी की शिफ्ट में देखने को मिलेगा। सभी को आपकी शिफ्ट में काल से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से पढ़ें भाई काल को, काल का अर्थ क्या होता है, समय, अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये चारों को बहुत अच्छे से पढ़ें। काल सारे महत्वपूर्ण है, मैं सबकी कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा फोकस आपको यहाँ रखना है। हेतु हेतु मत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्य काल, और अपूर्ण वर्तमान काल, है ना, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ें। बाद बाकी मैं ये जरूर कहूंगा सभी काल को अच्छे से पढ़ें, जितने भी हैं, वर्तमान के, भूत के, भविष्य के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग में आपको आना है, लिंग का अर्थ पता होने चाहिए, लिंग के प्रकार कितने होते हैं ये, और जितने भी अपवाद शब्द जो हमेशा, ये गलत स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, है ना, एक वचन बहुवचन नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना था मुझे, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यानी कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं
जो क्या होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग होते हैं। उन शब्दों को देखिए, सुनने में वो लगते हैं स्त्रीलिंग लेकिन होते हैं पुल्लिंग। तो ये आपकी शब्दावली आपकी किताब में नोट्स में दिया होगा, वहां से देख लेंगे आप। चलिए, वो वचन की लाइन थी वो वहां लिख गई है, कोई बात नहीं। वचन में आते हैं। वचन में आपको पता होना चाहिए वचन का अर्थ क्या होता है। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। ठीक है, वचन के प्रकार होते हैं दो, और इसमें भी आपकी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही है वचन में। मोस्ट वचन और लिंग दो आपके मोस्टली मैंने आपको शब्दावली में बता ही दिया है, शब्द ही पूछता है। और इसमें भी आपको कौन से शब्द प्रयोग ज़्यादा देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। आपकी किताब में वो एक छोटी सी, कोई जिस किताब से भी पढ़ रहे हो उसमें वो लिखा रहता है कि हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, प्राण हो या कुछ भी, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रश्न आपका वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका रस, है ना। तो रस में जब आप पढ़ें तो रस का बेसिक पार्ट पढ़ते रहें। रस का अर्थ क्या होता है, इनके खोजकर्ता क्या रहे हैं, ये आए हैं प्रश्न, इसलिए मैं कह रहा हूँ कौन सी पुस्तक में सबसे पहले इनकी चर्चा करी गई। और रस का अगर महत्वपूर्ण सबसे पार्ट है तो वो यही है, वो आपको ज्यादातर स्थाई भाव ही पूछेगा। किसी ना किसी रस का क्या पूछ लेगा? स्थाई भाव। और वाक्य प्रयोग मेरे हिसाब से नहीं आएगा, कांस्टेबल के एग्जाम में वाक्य प्रयोग में नहीं आएगा। तो आप रस को जब भी पढ़ें तो उनके प्रकार पढ़ लें, उनका स्थाई भाव क्या होता है ये पढ़ लें, इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक, रस के बाद आ जाते हैं अलंकार पे। तो अलंकार में आपको अलंकार का अर्थ आना चाहिए, अलंकार के खोजकर्ता कौन है, कौन सी पुस्तक में सबसे पहले इनकी चर्चा करी गई, ये आना चाहिए। और प्रकारों की चर्चा करेंगे अलंकार में, तो सबसे महत्वपूर्ण यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर अलंकार से प्रश्न आया तो। देखो फिर कह रहा हूं मैं, रस, छंद, अलंकार, तीन टॉपिक ऐसे हैं जो लगते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तीनों से ही प्रश्न नहीं होंगे आपके एग्जाम में। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। रस, छंद, अलंकार, आप इनको ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में तीनों ही टॉपिकों से प्रश्न हो सकता है रस, छंद, अलंकार में से किसी दो से हो या किसी एक से ही हो। ठीक है, पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें बेसिक पढ़नी है। अलंकार में सबसे पहले, फिर अलंकार में जितने भी अलंकार यहाँ लिखे हैं, इन अलंकारों के शब्द के अर्थ आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आपको तैयार क्या करना है, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार को, यमक को, सरेश को, इन तीनों को तैयार करना है। इनके अर्थ हैं ये, इसका अर्थ होता है पुनरावृत्ति, युग्म या जोड़ा, और श्रेष्ठ का अर्थ होता है चिपकना। इधर जब आप अर्थालंकार तैयार करेंगे तो सिर्फ उपमा को, रूपक को, उत्प्रेक्षा को, अतिशयोक्ति को, बस लास्ट। ये इनके अर्थ लिखे हुए हैं, ये याद करना जरूरी है, पूछ सकता है वो, स्टेटमेंट में पूछता है। ठीक है, जहाँ उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, क्योंकि आपको पता है कि वो उपमान और उपमेय में तुलना की बात कर रहा है। जब उपमान और उपमेय में समानता की बात करेगा तो रूपक अलंकार, उपमान और उपमेय में संभावना की बात करेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अगर हमें शब्दों के अर्थ पता है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके अलंकार के। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। छंद में क्या करना है भाई, छंद का बेसिक हमें पार्ट कवर करना है, अर्थ, पुस्तक, खोजकर्ता, प्रकार, काफ़ी है। फिर आपको छंद में जो पता करना है वो ये पता करना है कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको डायरेक्ट फैक्ट याद करना है। जो भी आप छंद पढ़ें, रोला, चौपाई, गीत का, बस उसमें याद करते रहिए कि कौन से, है ना, कौन से छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बाद बाकी आपको जो याद करनी है, जिन पे फोकस करना है, हो सकता है कि कोई आपका स्टेटमेंट आ जाए, कोई पंक्ति आ जाए जिसमें ये पूछ ले कि बताइए ये कौन सा छंद है। तो मुझे ये लगता है कि या तो फिर वो चौपाई होगी, रोला होगा, गीतिका, इनको अच्छे से देख लीजिए। जब वर्डिक में आएंगे सवैया और कवित्व को देख लें, ये महत्वपूर्ण है। बाद बाकी एक चीज़ और, मात्राओं के हिसाब से जो छंद एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो या तो संख्याएं, मेरे हिसाब से संख्याएं महत्वपूर्ण हैं, कौन से छंद में कितनी मात्राएं हैं या वर्ड हैं वो, या ये आप इन चीज़ों पे फोकस कर लें अच्छे से। ठीक,
चलिए, और अब आ जाता है लास्ट कारक, है ना। तो कारक में आपके अर्थ आना चाहिए, प्रकार। कारक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है भैया, देखो चिन्ह, है ना, परसर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या तो वाक्य प्रयोग, या तो वाक्य प्रयोग आएगा आपको, वाक्य प्रयोग में वो चिन्ह देकर पूछ लेगा कि बताइए कौन सा कारक है। इस तरह से मुझे लगता है कि कोई टॉपिक छूटा नहीं है। वाच्य शायद एक टॉपिक रह गया है, तो वाच्य की जो भी जानकारी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं, देख लेना वाच्य को आप, बहुत सिंपली स्टेटमेंट आते हैं उसमें, वो आप देख लें, ठीक है। और भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे हों या बुरे हों, सबको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। ज़रूरी है मेरे अंदर की कमियाँ खामियाँ भी आप उजागर करते रहें। और जो भी आगे की महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सभी ने यूपी की करंट अफेयर्स के टॉपिक पूछे हैं और यूपी के स्पेशल के क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो मैं आज शाम तक या नाइट में 12-1 बजे तक आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो भी है आप अपने कमेंट, अपने सुझाव दे सकते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।